वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आपके अपने चैनल अपना पर्सनल साइंस टीचर में आप सबका स्वागत है। जैसे हम पहले 97th क्वेश्चन जो है वो कर चुके हैं, आज हम उसी सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो समझेंगे अच्छी तरह से। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th क्लास का साइंस में। प्रोबेबिलिटी बहुत है इस क्वेश्चन की आने की। जैसे ये दो पार्ट्स में जो क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का है, जैसे फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं, ये है डिफाइन मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या है पहले भी मैं बता चुका हूं जब मैंने डिफरेंस करवाया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच दे कैन बी हार्म्ड इनटू अ थिन शीट। ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है, ये मेटल की खासियत होती है जब उसको हैमर किया जाता है। हैमर करने का मतलब जब उसको हथौड़े से मारा जाता है तो वो थिन शीट्स में, पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इस मेटल की, धातु की इस प्रॉपर्टी को, मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम मेलेबिलिटी कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम की एग्जांपल लेते हैं। एल्यूमिनियम को जब हम हथौड़े से मारते हैं, हैमर करते हैं, हैमर से मारते हैं, देन इट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू शीट्स, थिन शीट्स। उसको शीट्स में बदला जा सकता है और इस शीट्स में, थिन शीट्स में बदलने की प्रॉपर्टी, थिन शीट्स में बदलने की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी। ये क्वेश्चन जो आंसर सॉल्व की है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है और सिंपल लैंग्वेज में इन आंसर्स को लिखा गया है एंड ये बहुत इजी है कंपैरेटिवली इनको समझना। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, अगेन कहता हूं कि आप मुझसे पूछ सकते हैं। पहला पार्ट इस क्वेश्चन का समझ आ गया, मेलेबिलिटी क्या होती है। नेक्स्ट पार्ट है, व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। कि सोडियम को हमें जो है वो केरोसिन ऑयल में, हम अगर लैब में अपनी में देखते हैं, जो सोडियम होता है, सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। क्या कारण है कि हम उसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं? वैसे क्यों नहीं रख सकते? पानी में रख लें, हवा में रख लें, उसको केरोसिन में ही रखने की हमें क्या जरूरत पड़ती है? क्या आवश्यकता होती है? क्या जरूरत है? क्या नेसेसिटी है सोडियम को केरोसिन में रखने की? बिकॉज सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, बहुत रिएक्टिव होता है। उसको हवा से, जब हवा में रखते हैं, इफ इट इज केप्ट इन ओपन एयर, रिएक्ट विद O2, जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन होती है उससे इजीली रिएक्ट कर जाता है सोडियम। बिकॉज सोडियम इज वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मींस ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ऑक्सीजन जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन ले सकती है। सोडियम दे सकता है, ले सकती है, इसलिए दोनों की आपस में, सोडियम और ऑक्सीजन की आपस में अफिनिटी बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, प्यार बहुत है, और जिस वजह से बहुत एनर्जी निकलती है, जिस वजह से जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सोडियम क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड बनाता है। इसलिए वो, उसको हम, सोडियम को हम ऑक्सीजन यानी हवा में नहीं रख सकते, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन मौजूद होती है, प्रेजेंट होती है। तो क्या हम उसको पानी में रख सकते हैं? इफ इट इज केप्ट इन वाटर, अगर हम पानी में रखेंगे, विग्रसली यानी कि बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा उसके साथ, पानी के साथ, प्रोड्यूसेस सो मच हीट,
सो मच हीट, हीट बहुत प्रोड्यूस करेगा अगर हम पानी में उसको रखेंगे, और वो बहुत तेजी से पानी में रिएक्ट करेगा, पानी के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके वो हाइड्रोजन इवॉल्व करेगा। यानी उसमें से कौन सी, जब वो पानी से रिएक्ट करेगा सोडियम, तो उसमें से कौन सी गैस निकलेगी, उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। एंड वी नो दैट हाइड्रोजन इज हाईली इन्फ्लेमेबल इन नेचर, बहुत ज़्यादा तेजी से आग पकड़ती है हाइड्रोजन, बहुत तेजी के साथ। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस जो होती है, इट इज हाईली इन्फ्लामेबल इन नेचर। हाइड्रोजन बहुत तेजी से आग पकड़ती है, कैचेज फायर। इस वजह से देयरफॉर सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन, इसलिए हमें उसको केरोसिन में रखना होता है, क्योंकि हम हवा में रखते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है सोडियम, और अगर हम पानी में रखते हैं तो हाइड्रोजन इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन निकलती है। जब वो पानी से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन निकलती है, और हाइड्रोजन कैचेज फायर बहुत तेजी से, बिकॉज हाइड्रोजन इज हाईली इन्फ्लामेबल इन नेचर, बहुत ज्वलनशील होती है। हाइड्रोजन बहुत ज्वलनशील है, बहुत तेजी से आग पकड़ती है। इसलिए हम सोडियम को हवा में भी नहीं रख सकते, पानी में भी नहीं रख सकते। तो किस में रखते हैं हम उसको, किस में रखते हैं हम उसको? बिल्कुल सही, उसको हम रखते हैं केरोसिन, मिट्टी के तेल में रखते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 99th क्वेश्चन। 99th क्वेश्चन अगर हम पढ़ते हैं तो 99 क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो 99th क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना, हमने डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, बिंदु वाला स्ट्रक्चर बनाना है। किसका बनाना है? सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। आपको ये तो पहले इस स्ट्रक्चर तभी अब आपको आएंगे, इससे पहले जो इसकी जो प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट ये है, यू शुड नो द एटॉमिक नंबर अप टू 20। आपको कम से कम 20 तक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर आने चाहिए। तो आप ऐसा क्वेश्चन अगर कोई भी डॉट स्ट्रक्चर वो पूछेंगे तो वो आप इजीली बता सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। ऐसे 20 तक आपको एटॉमिक नंबर आने चाहिए। जैसे हमें पता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर उसका एटॉमिक नंबर 11 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होंगे, और अगर उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है तो हम जानते हैं पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। और एंड वाले शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ सकते हैं। बट अगर हम ये देखते हैं, इसमें पहले में 2 आ गए, 2 एंड 8 कितने हो गए, 10। अब कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने सोडियम में 11, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो हमने फिल कर दिया। अब कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन। इसलिए हमने सोडियम पर 1 डॉट लगाया। ये देखो सोडियम ऐसे, सोडियम का पहले हमने लिख लेना, पहले में 2, फिर 8, फिर क्या बचा, 1 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आने।
तो उसके एंड वाले शेल में कितने स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन है वो ही हमने लगाने हैं। इसमें एक डॉट लगाया मींस इसके एंड वाले शेल में, लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक डॉट लगाया। अब दूसरा है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मींस उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। पहले शेल में हमेशा कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। दूसरे में अब देखो, पहले शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन। और तो दूसरे शेल में 8 सकते हैं, पर अब 2 इसमें आ गए, बाकी कितने बचे? 8 टोटल है, तो बाकी कितने बचे हमारे पास? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 + 2 8, 1 2 3 4 5 6, यानी एंड वाले शेल जो लास्ट, ये सेकंड लास्ट वाला शेल ये है, तो लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली हमने कितने डॉट लगा दिए? 1 2 3 4 5 6 डॉट लगा दे। दिस इज डॉट स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर, ओके, डॉट स्ट्रक्चर, डॉट लगाए, यानी लास्ट शेल में, इसके लास्ट शेल में किसी भी एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो ही उतने ही हमने डॉट लगाने हैं। तो इसके लिए हमें एटॉमिक नंबर जरूर पता हो उसका, क्योंकि तभी इलेक्ट्रॉन पता चलेंगे उसमें कितने हैं। अब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में हम जानते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। ऑब्वियसली 12 एटॉमिक नंबर है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 12 होंगे। तो उसी तरह से मैग्नीशियम में हम देख लेते हैं, पहले शेल में हमारे पास कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे शेल में हमारे पास आ गए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, 8, ज़्यादा से ज़्यादा 8 आ सकते हैं। और लास्ट शेल में कितने बचे? अब जानते हैं हमारे पास कितने हैं? 12 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में 2 8, और कितने बचे बाकी? कितने रह गए रिमेनिंग रह गए 2 1 एंड 2, यानी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 हो गए, पहले में 2, दूसरे में 8 एंड लास्ट में कितने बचे हमारे पास? 2। और इसलिए हमने मैग्नीशियम के डॉट स्ट्रक्चर में उसके ऊपर कितने डॉट लगा दिए? 2 डॉट लगा दिए। दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम। आई होप यू अंडरस्टैंड द डॉट स्ट्रक्चर। आप किसी का भी डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको मैग्नीशियम या ऑक्सीजन या सोडियम आए, आपको फॉस्फोरस आ सकता है, आपको सल्फर आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, पोटाशियम आ सकता है, बट यू हैव टू नो द एटॉमिक नंबर्स। मेरे ख्याल से आप 20 तक तो जरूर ही करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है अभी, व्हाई आर प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी? हमारी जो ज्यादातर ज्वेलरी होती है, मोस्ट ऑफ ज्वेलरी इज किससे बनी होती है? प्लेटिनम से बनी होती है, गोल्ड से बनी होती है और सिल्वर से बनती है। इनसे ही क्यों बनी होती है? वो आयरन से, लोहे से क्यों नहीं बनी होती? वो कॉपर, तांबे से क्यों नहीं बनी होती? वो एल्यूमिनियम से क्यों नहीं बनती? वो इनसे ही क्यों बनती है? ये इतने कॉस्टली हैं। अब अगर आयरन से ज्वेलरी बन जाए तो ऑब्वियसली वो इकोनॉमिकल होगी बहुत ज़्यादा। बट क्यों बनती है? बिकॉज प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर वेरी लेस रिएक्टिव। ये जो सोना है, हम सोने के जेवरात पहनते हैं ना, ज्वेलरी जब पहनते हैं हम, ज्वेलरी, बैंगल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वेलरी हमें बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि सोना रिएक्ट नहीं करता, क्रिया नहीं करता, वो किसी से रिएक्ट नहीं करता, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो इसलिए वो खराब नहीं होता। इसी वजह से वो नॉट करोड इजली, करोजन नहीं होती उसकी, खराब नहीं होता वो। ये नहीं कि पानी से रिएक्ट कर जाए, हवा में जो ऑक्सीजन है, सल्फर है, उससे रिएक्ट कर जाए इजली, नहीं, गोल्ड नहीं करता, प्लेटिनम नहीं करता।
दैट्स वाई दे आर मोस्टली यूज टू मेक ज्वेलरी बनाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है, बिकॉज लीस्ट रिएक्टिव होते हैं ये। गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव है, प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव है। हाँ, सिल्वर थोड़ा सा सल्फर के साथ रिएक्ट कर जाता है, बट फिर भी इसीलिए हम इनको ज्वेलरी, इनकी चमक बरकरार रहती है। अगर हम आयरन के लोहे के बना लें, लोहे के बन जाएं, लोहे के हम अगर आयरन के अगर हम ज्वेलरी बना लें तो ऑब्वियसली पहले तो क्या वो दिखेगी पता नहीं, चलो, पर ये अभी जानते कि उसकी चमक भी चली जाती है ना, इसीलिए खराब हो जाएगा वो बहुत छेती। हवा बहुत जल्द, हवा से बहुत जल्द रिएक्ट कर जाता है। पानी, उसको पानी और हवा चाहिए होती है और इजीली कैन इजीली रिएक्ट विद क्रोजन हो जाती है, उसको रस्टिंग हो जाती है उसकी आयरन की। इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ऑब्वियसली कॉस्टली पड़ते हैं ये, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम रिएक्ट नहीं करते, ये हवा के साथ, पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए हम इनको ज्वेलरी बनाने के लिए यूज करते हैं। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, पहला जो 100th क्वेश्चन है, ये सारे जो क्वेश्चन कर रहे हैं ऑब्वियसली हम 5 मार्क्स के कर रहे हैं। तो पहला वो वाला 5 मार्क्स का था, ये भी 5 मार्क्स का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 मार्क्स के जरूर हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने इनको अच्छी तरह से समझना है, अंडरस्टैंड करना। मेन इसका फंडा यही है कि हमने अगर इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया, देन ये बहुत ही आसान हो जाएंगे हमारे लिए। साइंस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, नथिंग एल्स। साइंस में सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाते हैं, उनको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो रियल लाइफ में कंपेयर करते हैं उसको, तो इजी हो जाता है। साइंस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, नथिंग एल्स। बस आपको साइंस पढ़ते समय यू हैव टू ओनली एम्फसाइज ऑन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। आपको उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना, फिर आंसर को समझना, तो आप इजीली उसको याद रख पाओगे। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में पहुंच पाएगा। सो नेक्स्ट हम जो है क्वेश्चन, जो 100th क्वेश्चन, उसके भी 2 पार्ट हैं हमारे पास। फर्स्ट है, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? क्यों जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है? क्यों होता है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है? मेल्टिंग पॉइंट उनका, उनको पिघलाना इजी नहीं होता। मेल्टिंग पॉइंट मतलब पिघलाना ही होता है, जिस पॉइंट पर वो पिघल जाते हैं वो मेल्टिंग पॉइंट है। मुश्किल है पिघलाना। क्यों उसको पिघलाना मुश्किल है? क्योंकि ionic compounds have strong electrostatic forces of attraction. Strong electrostatic forces of attraction. For example, उसमें बहुत strong electrostatic force होती है। For example, सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ले लेते हैं। ये भी आयनिक कंपाउंड ही है, नमक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, सोडियम दे देता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। मेटल है, इलेक्ट्रॉन दे देगा, नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आने करके, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, प्योर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो इनमें अट्रैक्शन बहुत होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। स्टैटिक मींस जो मूवमेंट नहीं है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं है, जो फोर्स लग रही है वो स्टैटिक है,
करंट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, मूव नहीं कर रहा, चार्ज मूव नहीं कर रहा। तो इनमें जो फोर्स लग रही है अभी फोर्स, अब एक और सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल होगा, उसमें पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब इन दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, क्योंकि चार्ज है इनमें, तो वो चार्ज के कारण वो एक दूसरे को, पॉजिटिव नेगेटिव जो है एक दूसरे को खींचेंगे। बहुत सारे सोडियम क्लोराइड, अब नमक में बहुत सारे सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल होते हैं एंड उन मॉलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होती है, एक दूसरे को खींचते हैं बिकॉज ऑफ द आयंस। आयंस होते हैं, इसमें चार्ज होता है, आयन के ऊपर चार्ज होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। आयंस के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, क्योंकि प्योर चार्ज होता है वो, इसलिए फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो उनको अलग करना भी, जितना नजदीक आएंगे वो उनकी फोर्स स्ट्रॉन्ग हो, तो उनको मेल्ट करना मीन्स उनको मॉलिक्यूल को दूर लेके जाना। दूर लेके जाने के लिए हमें उनको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम दीज फोर्सेस। जो उनके बीच में जो फोर्सेस हैं वो बहुत ज्यादा फोर्सेस लगानी पड़ेगी ताकि उनको अलग किया जाए। इसीलिए उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब उनको बहुत एनर्जी देनी पड़ती है कि उनको पिघलाएं। पिघलाने का मतलब ये है कि उनको मॉलिक्यूल को दूर दूर करना, मॉलिक्यूल को दूर दूर करना है। दूर दूर तो तभी कर सकेंगे ना जब हम उनको एनर्जी बहुत देनी पड़ेगी, क्योंकि उनके बीच में फोर्सेस बहुत है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत है। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे को बहुत खींच रहे हैं अपनी तरफ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसलिए दैट इज व्हाई आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा क्यों आयनिक कंपाउंड नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जिसमें होता है उसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। ओके, अब आ गया हमारे पास बी। What would you observe when zinc is added to iron? क्या आप ऑब्जर्व करोगे जब हम जिंक को आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में मिलाते हैं और केमिकल रिएक्शन, वी राइट द केमिकल रिएक्शन आल्सो। क्या होगा? ये देखो, ये हमारे पास नीचे है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का कलर जो होता है लाइट ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन। अब जब हम इसमें वो कह रहे हैं जब हम फेरस सल्फेट में जिसका कलर लाइट ग्रीन है उसमें जब हम जिंक डालेंगे तो क्या होगा? जिंक के टुकड़े डालेंगे तो क्या होगा? जिंक, देखो क्या लिखा हुआ है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो जिंक डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। क्या होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिव क्यों रिएक्टिव ज्यादा? क्योंकि इट हैज द मोर कैपेबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। उसके पास कैपेबिलिटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी ज्यादा है। और सल्फेट को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जिंक उससे ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको। जिंक में इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी, क्षमता जो है एज कंपेयर टू किसके कंपेयर में? आयरन के कंपेयर में ज्यादा है, इसलिए जिंक इलेक्ट्रॉन देगा और सल्फेट लेगा, इसलिए कंपाउंड कौन सा बन जाता है? जिंक सल्फेट बन जाता है, ZnSO4 बन जाता है और आयरन अलग हो जाता है। अब कलर इसका सॉल्यूशन का क्यों था? कलर इसलिए था क्योंकि उसमें जिंक सल्फेट था। अब जिंक सल्फेट खत्म हो गया, उसका ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर क्यों था? क्योंकि फेरस सल्फेट था। फेरस सल्फेट का कलर कौन सा होता है? लाइट ग्रीन होता है। पर अब क्या है, वो जिंक क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है, वो सल्फेट से रिएक्ट करके उसने क्या बना दिया? अब जिंक सल्फेट बना दिया। जिंक सल्फेट रह गया, फेरस सल्फेट खत्म हो गया। अब क्या रह गया बीच में? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट जो व्हाइट कलर का होता है, इसलिए उसका कलर, जो सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया? कलरलेस, क्योंकि फेरस सल्फेट खत्म हो गया। क्योंकि
जिंक जो उससे रिएक्ट कर गया सल्फेट से, जिंक सल्फेट बना दिया। अब जब फेरस सल्फेट है ही नहीं तो कैसे कलर होगा उसका, लाइट ग्रीन कलर कैसे होगा, इसका कलर क्या हो जाएगा फिर, कलरलेस होगा। लाइट ग्रीन किसका कलर है, वो है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट खत्म हो गया क्योंकि जिंक रिएक्ट कर गया सल्फेट से और क्या बना गया, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट कलरलेस होता है। और रिएक्शन जिंक ने क्यों की, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, मींस जिंक कैन इजिली डोनेट इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि जिंक कंपैरेटिवली इज ज्यादा आराम से इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसको, सल्फेट को, और जिंक सल्फेट बना लेता है। इसलिए जो है वो कलरलेस हो सकता है। यही होता है जब हम जिंक डालते हैं, जिंक फेरस सल्फेट में डालते हैं तो जिंक सल्फेट बन जाता है और जिंक सल्फेट का कलर जो है वो कलरलेस होता है। ओके, ये अब हमारे पास जो बी पॉइंट था। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। रेगुलरली मैं ऐड करता रहूँगा इसमें वीडियोस। आप भी मुझे बताना कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं पता चला। मैं फिर से बताता हूँ, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको ज़रूर समझाऊंगा। आपको मैं ये चाहता हूँ कि आपको साइंस में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आप आराम से घर पर बैठ के आप अपने जो है वो पढ़ सकें साइंस के क्वेश्चन आंसर। मेरी कोशिश रहेगी, अभी मैं इम्पोर्टेंट डाल रहा हूँ, मैं सभी के मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है सभी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा ताकि बच्चों को कोई भी साइंस में प्रॉब्लम ना हो। आपका भी अगर कोई क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको समझ में नहीं आता, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू पेशेंस रखने के लिए। और बच्चों, आपने जो सुना है बहुत ध्यान से सुना है एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। ऑब्वियसली आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी अगर नहीं पता चला आपको। थैंक यू अगेन, थैंक यू।